नमस्कार एंड वेलकम टू द डीप डाइव। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है तो हर किसी से जुड़ा हुआ पर अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। हमारे पास डॉक्टर राहुल खराट का एक बहुत ही डिटेल्ड लेख है और हम कोशिश करेंगे कि टैक्स फाइलिंग की इस दुनिया को थोड़ा आसान बनाया जाए। हमारा मिशन बस इतना है कि चर्चा के आखिर तक ये आईटीआर 1, आईटीआर 2 का जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाए। और ये टॉपिक इस वक्त बिल्कुल सही समय पर आया है। असल में दो बड़ी खबरें हैं जो इसे और भी जरूरी बना देती हैं। अच्छा। हाँ, पहली तो ये कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग की जो डेडलाइन थी वो 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई थी। और दूसरी, जो शायद इससे भी बड़ी खबर है, वो ये कि 1 अप्रैल 2026 से एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स कानून आ रहा है। ओहो, मतलब पुराना 1961 वाला कानून अब रिप्लेस हो जाएगा। जी हाँ, पूरी तरह से। ये तो वाकई बड़ी खबरें हैं। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और मतलब सबसे बेसिक सवाल, ये इनकम टैक्स रिटर्न आखिर भरना किसको होता है? ये सबसे बुनियादी सवाल है और इसका जवाब भी सीधा है। देखिए, सीधा सा नियम है, अगर किसी भी व्यक्ति की कुल आमदनी मतलब टोटल इनकम सरकार की तय की हुई बेसिक छूट सीमा से ज्यादा है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, हाँ जी, उससे ज्यादा है, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। ये लिमिट उम्र के हिसाब से अलग अलग होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ टैक्स चुकाने के लिए नहीं है, ये एक तरह से सरकार को अपनी सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट देने जैसा है। बिल्कुल, आपने इसे सही तरीके से समझा है। और कई बार तो ये आपके अपने फायदे के लिए भी होता है। मान लीजिए किसी का टीडीएस कट गया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हाँ, और असल में उनकी टैक्स देनदारी उतनी बनती ही नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा टैक्स कटा है उसे वापस पाने के लिए, मतलब रिफंड क्लेम करने के लिए रिटर्न फाइल करना ही एकमात्र रास्ता है। या फिर मान लीजिए किसी को बिजनेस में नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को आने वाले सालों के मुनाफे से एडजस्ट करने के लिए, जिसे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस कहते हैं, उसके लिए भी रिटर्न भरना जरूरी है। ओके, और ये सब ऑनलाइन होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पर? जी, सारी प्रक्रिया अब ई फाइलिंग पोर्टल पर ही होती है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। ये आईटीआर 1, 2, 3, 4 का चक्कर, ये क्या है? इसे समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। इन फॉर्म्स के पीछे एक बहुत सीधा सा लॉजिक है। सरकार का कहना है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ जितनी सरल, आपका फॉर्म भी उतना ही सरल होगा। आप इसे एक सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं। एक सीढ़ी? ये तो दिलचस्प है, बताइए इसके बारे में। हाँ, इस सीढ़ी का सबसे पहला और सबसे निचला पायदान है आईटीआर 1, जिसे सहज भी कहते हैं। सहज? जी, ये उन लोगों के लिए है जिनकी फाइनेंशियल लाइफ एकदम सीधी सादी है। मतलब एक नौकरी से सैलरी आ रही है, एक घर है जिससे शायद थोड़ा किराया आता है, और बैंक में जो पैसा है उस पे थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाता है। और इनकम की कोई लिमिट? हाँ, शर्त यह है कि कुल आमदनी 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और आप भारत के निवासी हों। मैंने हमेशा सुना है कि आईटीआर 1 को सहज कहते हैं, पर क्या ये वाकई सहज है? मतलब कौन है वो लोग जिनकी टैक्स लाइफ इतनी सिंपल है? ये सवाल ही इसका जवाब है। सहज उन लोगों के लिए है जिनकी फाइनेंशियल लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी है, जैसे ही आपकी कहानी में कोई ट्विस्ट आता है, जैसे कि? जैसे आपने शेयर्स या कोई प्रॉपर्टी बेची, उससे जो मुनाफा हुआ उसे कैपिटल गेन कहते हैं। अगर कैपिटल गेन है तो आप आईटीआर 1 इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, तो आईटीआर 1 तो काफी सीधा लगता है। पर मान लीजिए मेरी सैलरी तो 50 लाख से कम है, पर मैंने इस साल कुछ पुराने शेयर्स बेच दिए हैं, तो क्या मैं अब भी सहज की कैटेगरी में हूँ? नहीं, यहीं पर आपको सीनी पर कदम ऊपर चढ़ना होगा। जैसे ही आपकी जिंदगी में कैपिटल गेन का एंगल आता है, आपको आईटीआर 2 पर आना पड़ता है। आईटीआर 2? जी, आईटीआर 2 उन व्यक्तियों और एचयूएफ यानी हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए है जिनके बिजनेस से कोई कमाई नहीं है, लेकिन उनकी आमदनी के सोर्स ज्यादा हो सकते हैं। सैलरी, एक से ज्यादा मकानों से किराया, शेयर्स या प्रॉपर्टी बेचने से हुआ मुनाफा। मतलब कैपिटल गेन्स? हाँ, या फिर विदेश से कोई इनकम हो या विदेश में कोई संपत्ति हो। एक मिनट, मुझे यहाँ रोकिए। जी, तो मतलब आईटीआर 2 उन लोगों के लिए जिनकी कमाई तो है पर वो कोई बिजनेस नहीं चलाते, सही समझा मैंने? एकदम सही। अब अगर आप इस सीनी के और ऊपर जाएं तो आता है आईटीआर 3। आईटीआर 3? ये उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का काम करते हैं। डॉक्टर, वकील, दुकानदार, कंसल्टेंट, कोई भी जो बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा हो। तो अगर आपके इनकम में प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाला हेड शामिल है। ठीक है, तो आईटीआर 1 यानी सिंपल सैलरी,
ITR 2 यानी सैलरी प्लस एक्स्ट्रा इनकम जैसे कैपिटल गेन, ITR 3 यानी अपना बिजनेस या प्रोफेशन। लेकिन मैंने ITR 4 सुगम के बारे में भी सुना है, वो भी तो बिजनेस वालों के लिए है। फिर ITR 3 और 4 में क्या फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ITR 4 असल में ITR 3 का ही एक कह सकते हैं शॉर्टकट है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये उन छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के लिए है जो अनुमानित कराधान योजना यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चुनते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। ये एक तरह का टैक्स शॉर्टकट है जो सरकार छोटे व्यापारियों को देती है। सरकार कहती है, देखिए, आप अपने काम में व्यस्त है, आप हर बिल रसीद का हिसाब रखने के झंझट में मत पड़िए। बस हमें अपनी कुल कमाई यानी टर्नओवर बता दीजिए और हम उसका एक छोटा सा प्रतिशत आपकी इनकम मान लेंगे। बस उसी पर टैक्स दे दीजिए। अच्छा। तो जिन्हें डिटेल्ड अकाउंटिंग नहीं करनी, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत है। तो जो इस स्कीम का फायदा उठाते हैं वो ITR 4 भरते हैं। वाह, तो ये तो सच में एक सुगम रास्ता है। तो हमारी सीढ़ी वाली एनालॉजी अब पूरी हो गई। ITR 1 सबसे आसान, ITR 2 थोड़ी कॉम्प्लेक्स इनकम के लिए, ITR 3 प्रॉपर बिजनेस और ITR 4 बिजनेस वालों के लिए एक आसान शॉर्टकट। ये तरीका तो वाकई याद रखने में आसान है। बिल्कुल। बाकी जो फॉर्म्स हैं जैसे ITR 5, 6 और 7, वो आमतौर पर पार्टनरशिप फॉर्म्स, कंपनियों और ट्रस्ट्स के लिए होते हैं। ज्यादातर लोगों का उनसे वास्ता नहीं पड़ता। ठीक है, मान लीजिए हमने सही फॉर्म चुन लिया। अब इसके अंदर भरना क्या क्या होता है? क्या हमें अपनी पूरी फाइनेंशियल कुंडली देनी पड़ती है? कुंडली तो नहीं, लेकिन जरूरी जानकारी देनी होती है। आपको अपनी हर सोर्स से हुई इनकम बतानी होगी। फिर चैप्टर VIA के तहत जो भी आपने टैक्स बचाने वाले निवेश किए हैं, उनकी डिटेल्स, जैसे ATC, ATD वाले डिडक्शंस। जी हाँ, PPF, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब। फिर आपने जो भी टैक्स पहले से चुका दिया है जैसे TDS या एडवांस टैक्स, उसका ब्यौरा देना होगा। और आखिर में अपने सारे बैंक अकाउंट्स की जानकारी। बस सबसे बड़ी बात जो मैंने सुनी है वो ये है कि अब कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने पड़ते। क्या ये सच है? हाँ, ये बहुत बड़ा सुधार है और बहुत बड़ी राहत भी। ITR फॉर्म्स अटैचमेंट लेस होते हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई रसीद, कुछ भी साथ में अपलोड नहीं करना है। अरे वाह, मतलब रसीदों और सर्टिफिकेट्स का पूरा बंडल स्कैन करने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। सिस्टम इस भरोसे पर काम करता है कि आपने जो जानकारी दी है वो सही है और उसके सबूत आपके पास है। और अगर कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछ लिया तो? हाँ, अगर कभी स्क्रूटनी होती है तब आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ सकते हैं। फाइलिंग के बाद बस एक छोटा सा काम रह जाता है, ई-वेरिफिकेशन, जो आप आधार, OTP या नेट बैंकिंग से मिनटों में कर सकते हैं। ये तो दिलचस्प है, लेकिन टैक्स के नियम तो हमेशा बदलते रहते हैं। इससे जुड़ा एक और सवाल है, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए, मतलब इस साल की फाइलिंग में कोई नए बदलाव हुए हैं? हाँ, कुछ जरूरी अपडेट्स हैं। इस साल के फॉर्म्स में सबसे बड़ा बदलाव कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग को लेकर है। अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी लंबे समय के निवेश पर हुए मुनाफे की जानकारी और भी ज्यादा डिटेल में देनी होगी। मतलब सरकार और गहराई से जानना चाहती है। जी, सरकार जानना चाहती है कि ये मुनाफा कहाँ से आया, कब आया और आपने उस पर मिलने वाली छूटों का इस्तेमाल कैसे किया। तो क्या इन्हीं बदलावों की वजह से इस साल डेडलाइन आगे बढ़ाई गई थी? जी हाँ, इन्हीं संशोधनों की वजह से नए फॉर्म्स को नोटिफाई करने में थोड़ा समय लगा और टैक्स पेयर्स को तैयारी का पूरा मौका देने के लिए ही डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था। और वो जो आपने शुरू में 2026 से आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव का जिक्र किया था, वो क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो ये भारतीय टैक्स सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से हमारा 1961 का इनकम टैक्स एक्ट, जो 60 साल से भी ज्यादा पुराना है, हाँ, वो एक नए कानून से रिप्लेस होने जा रहा है। इसका मकसद पूरी प्रक्रिया को आसान और ज्यादा पारदर्शी बनाना है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि फाइलिंग और आसान हो जाएगी। उम्मीद तो यही है कि नए कानून में फॉर्म्स और भी सरल होंगे और कंप्लायंस का बोझ कम होगा। ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है। लेकिन वापस आज की बात पर आते हैं। अगर कोई 15 सितंबर की डेडलाइन मिस कर दे तो क्या उसके लिए सारी रास्ते बंद हो जाते हैं? नहीं, रास्ते बंद नहीं होते, लेकिन थोड़े मुश्किल जरूर हो जाते हैं। अगर आप डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। बिलेटेड रिटर्न? ठीक। इसके 2 बड़े नुकसान हैं। पहला, आपको लेट फीस देनी पड़ती है
और दूसरा जो ज्यादा बड़ा नुकसान है वो ये कि आप कुछ तरह के लॉस जैसे बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस को भविष्य के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ओहो, मतलब अगर इस साल घाटा हुआ तो आप उसे अगले साल के मुनाफे से एडजस्ट करके अपना टैक्स नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल। तो समय पर फाइल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो देर से फाइल करने की कीमत चुकानी पड़ती है। तो फिर किसी को अगर अपनी फाइलिंग की तैयारी शुरू करनी हो तो उसे क्या कदम उठाने चाहिए? एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट क्या होगी? सबसे पहला कदम है सही आईटीआर फॉर्म चुनना, जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा कदम है सारे जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करना। जैसे आपकी कंपनी से मिलेगा फॉर्म 16 जो आपकी सैलरी और टीडीएस का प्रूफ है। फिर है फॉर्म 26AS या AIS। ये सरकार का रिकॉर्ड है जिसमें दिखता है कि आपके पैन पर कहाँ-कहाँ से टैक्स जमा हुआ है। उसे क्रॉस चेक करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। और आखिर में वो सारी रसीदें जिन्हें आपने टैक्स बचाने के लिए साल भर संभाल कर रखा था, बीमा, निवेश, डोनेशन, सब कुछ। और ये सारे सुराग इकट्ठा करने के बाद इसके बाद आप इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। वहां आप या तो सीधे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या फिर ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके उसमें सारी जानकारी भरकर उसे अपलोड कर सकते हैं। और आखिरी स्टेप? आखिरी और सबसे जरूरी कदम है उसे ई-वेरीफाई करना। बिना वेरिफिकेशन के आपकी फाइलिंग अधूरी मानी जाती है। आपने फॉर्म 26AS का जिक्र किया। क्या इसके जैसे और भी कोई फॉर्म है जो आईटीआर तो नहीं है पर जरूरी है? हाँ, फॉर्म 26AS तो आपकी टैक्स पासबुक है, उसे चेक करना तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और फॉर्म है फॉर्म 10E। 10E जी, ये तब काम आता है जब किसी को पिछले सालों का एरियर या एडवांस सैलरी मिली हो। इस वजह से उस साल उनकी इनकम एकदम से बढ़ जाती है और वो ऊंचे टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। तो धारा 89(1) के तहत टैक्स में राहत क्लेम करने के लिए ये फॉर्म भरना पड़ता है। बहुत खूब। तो आज की चर्चा को अगर समेटे तो सबसे बड़ा सबक यह है कि अपनी इनकम के सोर्स को समझकर सही आईटीआर फॉर्म चुनना, मतलब आधा काम वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा, अटैचमेंट लेस फाइलिंग एक बहुत बड़ी सुविधा है। और तीसरा, हमें 1 अप्रैल 2026 से आने वाले एक बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए जो शायद टैक्स फाइलिंग को और भी आसान बना दे। बिल्कुल। और इसी भविष्य के बदलाव को ध्यान में रखते हुए मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। जैसा कि हम जानते हैं कि एक नया इनकम टैक्स कानून सरलीकरण के वादे के साथ आ रहा है, तो ये सोचने लायक है कि टैक्स अनुपालन में वास्तविक सरलीकरण का क्या मतलब है। क्या इसका मतलब सिर्फ कम फॉर्म भरना है, या ये इस बात में एक मौलिक बदलाव है कि एक आम करदाता अपनी आय और कटौतियों को कैसे रिपोर्ट करता और समझता है। बहुत गहरा सवाल है। क्या असली सरलीकरण वो नहीं होगा जब टैक्स कानून इतना सीधा हो कि एक आम इंसान बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के उसे खुद समझ सके?